नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज अपनी बात रखने से पहले सबसे पहले आप सब ने अपनी हर्षोल्लास के त्योहार होली को बिल्कुल सुरक्षित, सामंजस्य, अपनत्व, अपनापन और उमंग उल्लास से ही मनाया होगा, ऐसा उम्मीद है। और आप सब अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखते हुए, फालतू के बकवासों पर ना जाते हुए, मन मार्जिक, मन माफिक, रंग गुलाल और खुशियां लुटा करके त्योहार मनाया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप सबके इस उमंग, उत्साह और उल्लास से मनाए होली पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आज से फागुन का समापन हो जाएगा। रात के 12 बजे के बाद चैत शुरू हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र का पहला महीना का पहला दिन। कल आप हिंदू संस्कृति और सत्य सनातन धर्म के विक्रम संवत के हिसाब से साल का बदलाव होगा और पहली तारीख शुरू होगी। उन नए वर्ष की आप सबको एक दिन पहले पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई। नया साल में आप सब आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें, सेहतमंद तो जरूर रहें। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कश्मीर फाइल फिल्म पर उपजे बवाल पर और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में, उनके विरुद्ध में उठते बेबुनियाद सवाल पर। मित्रों, आप लोग जो समाचार देखते होंगे या टीवी में कोई फिल्म, सीरियल कुछ भी देखते होंगे तो एक कंपनी के विज्ञापन आती थी, पूछने में क्या जाता है। आपने देखा होगा ना, कहा जाए पूछने में क्या जाता है, एक विज्ञापन आता था ना। मैं भी पूछ रहा हूं कि पूछने में क्या जाता है। पूछने में जानकारी मिलती है और जानकारी से दुनिया जानकार होती है। हमारे गांव देहात में कहा जाता है कि अगर आप किसी की तरफ उंगली उठा रहे हैं तो उसके तरफ एक उंगली है, बाकी 3 आपके तरफ है और एक ऊपर आसमान की तरफ है। मतलब आप जिस पर उंगली उठाते हैं वो एक आदमी एक प्रश्न का जवाब देगा, बाकी 3 प्रश्नों का जवाब आप देंगे और आपके गलत प्रश्नों का देख रेख भगवान करेंगे, ये कहा गया है। हुआ क्या कि कश्मीर फाइल फिल्म बनी। फिल्म बनाने वाले का उद्देश्य बेशक फिल्म के नाम पर कमाई करना हो, कश्मीरी पंडितों के भावनाओं को बेचना हो, जो उसका उद्देश्य, मैं उसके उद्देश्य पर नहीं जा रहा। लेकिन दिल्ली के लुटियन मीडिया के पेट में दर्द हो गया। पिछले 30-32 साल से जिस खबर को वो लोग दबा के रखे थे, उस खबर पर विस्फोट हो गया, लोगों को जानकारी हो गई। ये मामला 19 जनवरी 1989 का है। उसके पहले अक्टूबर में आदरणीय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिखों का कत्लेआम मचा दिया गया। ये पूरे दुनिया को खबर है, सबको पता है। उस पर केस चल रहा है, आज भी उसमें कई लोग दोषी पाए गए हैं, कई लोग जेल गए हैं और कई लोग सजा भुगत रहे हैं। उसके बाद श्री राजीव गांधी जी का हत्या हुआ, उस पर भी बवाल और सवाल आप लोग देख रहे हो, सुन रहे होंगे। उसके बाद बहुत हुआ। चंद्रमा भाई ने मुझे कुछ मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूं कि चंद्रमा भाई के मार्गदर्शन पर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश किसानों पर ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला पर भी फिल्म बनना चाहिए, इस पर अपना विचार रखे बड़े भाई। चंद्रमा भाई, सिर्फ लखीमपुर खीरी पर ही पिक्चर नहीं बननी चाहिए। पिक्चर खुद के राम मंदिर के कार सेवा में निहत्थे कार सेवकों पर जनरल डायर की तरह से मुलायम सिंह यादव की उस आदेश पर भी फिल्म बनना चाहिए। मुख्यमंत्री के सुरक्षा में तैनात दरोगा को गोली मार देने पर भी फिल्म बननी चाहिए। यादव के नाम पर भावना भड़का करके सिर्फ अपने ही कुनवे के लोगों को मालामाल कर देना, बाकी यादवों को दूध बेच करके जीने पर बेसहारा छोड़ देने पर भी फिल्म बननी चाहिए। दौलत की देवी पर सिर्फ मायावती का ही धनी होना और बाकी सारे दलित लोगों को दरिद्र ही रह जाने के वजहों पर भी फिल्म बननी चाहिए।
पंडित जवाहरलाल नेहरू का खानदान कुछ न होते हुए भी आज भी मालामाल है। इस पर भी फिल्म बनना चाहिए। इस पर एक जांच बनना चाहिए कि सोनिया गांधी माइनस से सोनिया गांधी हो गई, चूंकि उनका राहुल गांधी से शादी हुआ तो उनका नाम सोनिया गांधी हो गया। इस हिसाब से प्रियंका गांधी वाड्रा ना होकर के प्रियंका गांधी ही रही। इस पर फिल्म बनना चाहिए। प्रियंका गांधी के जो बच्चे जन्म हुए रावत बाड्रा से, मुझे ऐसा ही है कि वो रावत बाड्रा से ही जन्म हुआ होगा, तो रावत बाड्रा और प्रियंका बाड्रा के जो जन्मे बच्चे हैं उनका नाम राजीव रेहान गांधी है। इस पर पिक्चर बननी चाहिए, इस पर जांच बननी चाहिए। हमारे देश में पिक्चर बनने की स्लॉट कोई एक सिर्फ लखीमपुर खीरी नहीं है मेरे भाई, बहुत है। आजमगढ़ गोलीकांड है, मऊ, आप बलिया के रहने वाले हैं, आपके बगल में मऊ जिला है, पुलिस के सुरक्षा के बीच में छत पर चढ़ करके बंदूक से गोलीबारी करता हुआ विधायक के नाम पर पिक्चर बनना चाहिए। अभी उसका बेटा विधायक का चुनाव लड़ रहा था तो उसने कहा कि मैंने माननीय अखिलेश यादव से बात कर लिया है और कहा है कि चुनाव जीतने के बाद 6 महीना तक किसी भी आदमी, अधिकारी, कर्मचारी का ट्रांसफर ना हो, हिसाब किताब होगा। तो वो उस परिवार के लोगों का हिसाब किताब करने पर पिक्चर बननी चाहिए। विधायक जी को सरेआम बीच सड़क पर रोक करके चारों तरफ से गोलियों की बरसात हिंदी सिनेमा से भी विभत्स रूप में हुआ। उसमें मतलब फिल्म बनने के लिए हमारे पास एक सिर्फ लखीमपुर खीरी और उन्नाव नहीं है। आप तो बताइएगा तो मैं 8-10 घंटा तक बताता रहूंगा किस किस पर फिल्म बनना चाहिए। वो जो बनेगा उस पर चर्चा होगी, जो बन चुका उस पर चर्चा सुनिए। चंद्रमा भाई, आप खुश रहे, स्वस्थ रहिए, ईश्वर आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रहे। ये इस बात की शुभकामना के साथ अपने मुद्दे पर आते हैं। तो हुआ कि जो लोगों ने नहीं चाहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द से दुनिया वाकिफ हो, दुनिया को इस बात का पता चलो, उन्होंने भरपूर प्रयास किया उसको दबाने का। उसका एक छोटा सा बानगी आपको बताता हूं। जब भी 30 जनवरी आता है, राहुल गांधी, कांग्रेस के पूरी टीम राहुल गांधी के ट्विटर में, मीडिया बयान में, वीडियो बयान में, समाचार के चैनलों पर, सार्वजनिक मंचों पर ये कहते हुए आप सब ने सुना होगा, उनको इस बात की जानकारी है कि महात्मा गांधी का कत्ल, हत्या या वध गोडसे जी ने किया था और वो संघ के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के मूल पार्टी से संबंध रखते थे। ये इस बात की जानकारी है। जब मोहनदास करमचंद गांधी का हत्या हुआ था उसको तो राहुल गांधी छोड़ो, उनके पिताजी का जन्म नहीं हुआ था, राजीव गांधी जी का और सोनिया जी का जन्म नहीं हुआ था, तो राहुल गांधी तो अस्तित्व में नहीं थे। वो तो कल्पना, मतलब कहाँ होंगे, मतलब जिनके माँ बाप, मान लो राजीव गांधी जी का जन्म हो गया होता, प्रियंका सोनिया जी का जन्म हो गया तो कहा थे भाई दोनों लोगों के खून में तो थे ना, वही खून का मिश्रण हुआ तो इनका जन्म हुआ। तो वो बेचारे, उनके राजीव गांधी और सोनिया गांधी का जन्म नहीं हुआ था जिस वक्त गांधी जी का हत्या हुआ था, वो उनको जानकारी है। लेकिन जब इंदिरा जी का हत्या हुआ तो मुंह से, रुमाल से मुंह पोंछते हुए वीडियो सबने देखा है, वो समाचार चैनलों पर चला। जब राजीव गांधी का हत्या हुआ तो बेचारे बगल में खड़े थे वो और प्रियंका रो रहे थे, मुखाग्नि दे रहे थे उस ब्लास्टेड शरीर पर, जो दुखद और विभत्स था। लेकिन उनके हत्यारों का पता राजीव गांधी के पुत्र को नहीं है और ना ही उन्होंने इसकी चर्चा कभी की, बल्कि प्रियंका गांधी ने अपने पिताजी के हत्यारों को माफ कर दिया और तमिलनाडु को कहा कि भाई इनको माफ कर दीजिए क्योंकि इनको माफ करने से मेरा वोट बैंक बढ़ेगा, मेरी दुनिया में छवि बढ़ेगी। तो इस पर भी तो एक पिक्चर बनना चाहिए कि भाई एक आदमी की याददाश्त कितनी शानदार है कि उसको तब की बातें याद है जब उसके माँ बाप का भी जन्म नहीं हुआ था, लेकिन तब की बातें भूल गया जिसमें वो स्वयं खड़ा था, मुखाग्नि दे रहा था, फोटो खिंचवा रहा था। तो इस सब है, मुद्दा तो बहुत है हमारे देश में, उसको छोड़ देते हैं। खैर, मतलब हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के समाचार पर काम करने वाले लोग और हमारे देश का राजनेता जो चाहते हैं वही लोग जान पाते हैं, वो जो नहीं चाहते वो लोग नहीं जानते। हालांकि अब जब से सोशल मीडिया आया है थोड़ा बहुत इस पर आम पब्लिक का नियंत्रण हुआ है। पब्लिक जो चाहती है वो लोगों को बताती है और जो पब्लिक बताना चाहती है वो बात अब छुपाए नहीं छुपता। सोशल नेटवर्किंग साइट उस समाचार को दबा सकता है, हाइड कर सकता है, लेकिन कितनों का करोगे, करोड़ों लोग तो डाल रहे हैं। कश्मीर फाइल का विज्ञापन चैनलों में आना बंद हो गया। जो प्लेटफॉर्म थे जिस पर फिल्मों का प्रचार किया जाता था वो कपिल शर्मा नाइट्स है जैसे, उसने मना कर दिया। लेकिन
प्रचार हुआ ना आज, बच्चा बच्चा जानता है कि कोई कश्मीर फाइल है और उसको इसकी कहानी पता है। मैं चर्चा होनी, चर्चा लंबा हो जाएगा। मैं चर्चा कर रहा था बात पर उठे बात, वो अब तथ्यात्मक बात आपके सामने रख रहा हूं। पहले तो लोगों ने चाहा कि कश्मीर फाइल दब जाए, रिलीज ही ना हो, और रिलीज हो जाए तो सिनेमा में दर्शक ना मिले। सिनेमा हॉल के मालिकों को कहा गया था तुम रिलीज मत करना, जबरदस्ती कोई बड़ा रिक्वेस्ट चूरी मदद करने पर, या कुछ ऐसे भी तो लोग हैं ना जो राष्ट्रवादी विचार के हैं, अगर उन्होंने अपने सिनेमा में लगाया तो उनको ही कहा गया कि आप टिकट फुल हम खरीद लेते हैं, हॉल में 1-2 लोग बैठेंगे। ये भी कुछ और, मतलब कई तरह की प्रोपेगेंडा चली और उसको पिक्चर को फ्लॉप करने का, लेकिन वो हो गया। अब जब लोगों को लगा कि भाई ये कश्मीर फाइल में कश्मीरी पंडितों का दर्द और फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस का साठ गांठ का अब पूरी दुनिया जान चुकी है, तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया और जम्मू कश्मीर पर चर्चा नहीं करें। कह रहे जो कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ उस वक्त केंद्र में विश्वनाथ प्रताप की सरकार थी और वो भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन से चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयं संघ का स्वयंसेवक और कट्टर राष्ट्रवादी भाजपा के पुराने कैबिनेट मंत्री उस वक्त राज्यपाल के रूप में थे, जिनका नाम जगमोहन था। जगमोहन जी के लिए कहा जाता है कि जगमोहन जी बड़े कड़क एडमिनिस्ट्रेटर थे। जगमोहन जी जहां जहां गए उन्होंने स्थिति को सुधार दिया। दिल्ली में जो विकास हुआ है, जो ये तुर्कमान गेटें टूटे हैं और लोगों को सांस लेने की साहस हुई है, वो इसलिए हो पाया है क्योंकि उस वक्त जगमोहन दिल्ली के उपराज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर आज जो वैष्णो देवी न्यास बोर्ड बना हुआ है और जो इतनी सुगमता से लोग वैष्णो देवी का दर्शन कर पा रहे हैं, उसका श्रेय जगमोहन जी को जाता है, जब जम्मू कश्मीर का राज्यपाल मतलब जगमोहन जी के राज्यपाल होने में बड़े अमीट छाप वाला काम हुआ है। वह द्वैत है, उसका किसी से तुलना नहीं हो सकता। तो जब जगमोहन जी इतनी शानदार काम किए हैं, तो फिर ऐसी क्या स्थिति आएगी कि जगमोहन के राज्यपाल होते कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में समर्थन देती रहे, उसने समर्थन वापस नहीं लिया। इस बात का मैंने भी अपने लाइव में चर्चा किया था कि उस वक्त क्यों नहीं हुआ। अब जब उसकी तथ्यात्मक जानकारी विवेचना के आधार पर आई हुई है, सत्य के बिल्कुल करीब है और पूर्ण और संपूर्ण सत्य आई है, तब जाकर के पता चला है कि यार अच्छा हुआ इस पर विवाद खड़ा हुआ। कम से कम इससे लोग अवगत तो हो गए कि फैक्ट क्या है, जानकारी क्या है। अब आ जानिए विधिवत जानकारी आपको बताता हूं। 18 जनवरी 1989 को फारूक अब्दुल्ला रिजाइन करते हैं। रिजाइन करने से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में तैनात केंद्रीय बल को वो शहरों में बुला लेते हैं और कहते हैं कि आप शहर में रहिए और तैनाती आपकी गांव में नहीं रहेगी। वो जो जिस जगह से विस्थापन हुआ वहां फोर्स का एक भी आदमी तैनात नहीं था, ना लोकल पुलिस थी ना केंद्रीय बल था। उसको फारूक अब्दुल्ला बतौर मुख्यमंत्री वापस बुला लिए थे। जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मिलीभगत से सरकार चल रही थी। फारूक अब्दुल्ला के परिवार के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का याराना कोई छुपा हुआ नहीं है। कश्मीर समस्या के समाधान पर जब तत्कालिक IAS अफसर ने कहा तो उन्होंने बोला यार कुछ लोग मरते हैं तो मरने दो, अब अब्दुल्ला साहब बुरा मान जाएंगे। शेख अब्दुल्ला उनके पिताजी का नाम था, फारूक अब्दुल्ला के पिता का। तो शेख अब्दुल्ला से अपनी याराना को, अपने संबंधों को पर कोई डेंट ना आवे, कोई आँच ना आवे, इस वजह से उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला साहब को नाराज नहीं करना चाहते थे, चाहे कश्मीरी पंडित हलाक हो जाए, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो जाए। तो कांग्रेस और अब्दुल्ला परिवार का संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से अभी तक बदस्तूर जारी है। UPA में फारूक अब्दुल्ला मंत्री थे, UPA 2 में उनके बेटा मंत्री थे। हालांकि फारूक अब्दुल्ला तो NDA में भी मंत्री थे। वो लोग बदलते रहते अपने स्थिति से, वो कोई इशू नहीं कौन किस में मंत्री है। उससे बड़ा है कि हुआ क्या था। तो मित्रों, फारूक अब्दुल्ला रिजाइन करने से पहले 18 जनवरी को उन्होंने केंद्रीय बल को शहरों में बुला लिया। 18 जनवरी को रिजाइन कर गए। 19 जनवरी को कोई प्रशासन का लोग वहां पर नहीं था जो CRPF और केंद्रीय बल को आदेश दे सके कि आपको डिप्लॉयड कहाँ होना है, आपको कहाँ पर ऑपरेशन करनी है, कहाँ पर एक्शन लेना है। वहां पर हाथ बांधे खड़ी थी, आदेश का इंतजार करती,
क्योंकि हमारी पुलिस पाकिस्तान की पुलिस तो है नहीं कि बेमतलब बिना आदेश का चल जाए। वो तो आदेश का इंतजार कर रहे थे और उसको आदेश देने वाला कोई नहीं था। पुलिस हाथ पर हाथ वाले मजबूरी में सब कुछ देख रही थी। हालांकि उस वक्त इतना टीवी मीडिया था नहीं कि वो तुरंत खबर हो और चल जाए। इसी का आतंकियों ने फायदा उठाया। फारूक अब्दुल्ला और आतंकियों में ये साठगांठ था कि भाई मैं आपको फ्री पैसेज देता हूं और आप अपना खुला खेल फरोखबादी करते रहिए। यह हुआ। 18 तारीख को वो रिजाइन किए। 19 तारीख को सारे लोगों को एकदम अचानक सारे मस्जिदों पर कब्जा कर लिया गया और वहां से अनाउंस किया गया कि कश्मीरी पंडित या तो कश्मीर छोड़े या अपना जान छोड़े, और जाति इज्जत और संपत्ति तो आपको छोड़ के ही जाना है, वो तो आप लेके नहीं जा सकते। 20 तारीख को ये खबर केंद्र में पहुंची। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप पर दबाव बनाया कि जल्दी से वहां पर एक्शन लीजिए। विश्वनाथ प्रताप भाजपा के मजबूरी में, भाजपा के दबाव में जगमोहन को राज्यपाल बना के भेजे। अडवाणी जी ने उनको कहा कि जगमोहन को भेजिए, कड़क एडमिनिस्ट्रेटर है, वो तुरंत कंट्रोल कर लेंगे। जगमोहन जी 20 तारीख को बाई फ्लाइट जम्मू पहुंचे और जम्मू से कटरा मतलब कश्मीर जाने के लिए उस मुख्यालय में जहां वो चार्ज ले करके एक्शन करते हैं, वहां पर उनकी ट्रैफिक डिस्टर्ब कर दी गई। फिर वो 21 को एयरपोर्ट पर ही उनको रुकना पड़ा। वो 22 को जा करके पहुंचे और 22 को जाते ही उन्होंने वहां पर सारा का सारा मामला अपने हाथ में ले लिया और सबको न्यूट्रलाइज किया। जो जहां थे वहीं चले गए, लेकिन जो लोग विस्थापित हो चुके थे इन 2 दिनों में, वो बाहर के बाहर आ गए और जगमोहन उसको बुलाने के साथ नहीं जुटा सके, क्योंकि ताजा ताजा जख्म था। कश्मीर पंडित जिनके महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, जिनकी बेटी बहनों की जिंदा स्तन काट ली गई, जिनके गुप्तांगों में क्या क्या किया गया, मतलब वो बड़ा मुश्किल है, खाना विवरण नहीं दिया जा सकता। वो डरे हुए सौम्य होते, वो जाना ही नहीं चाह रहे थे। वो दिल्ली से के आसपास और जम्मू कश्मीर से अलग जा करके शरण लिए और कहे कि भाई हम जब तक कुछ स्थिति ठीक नहीं होती हम यहाँ जाएंगे। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप की सरकार हट गई, कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस सरकारों ने तो उसके बाद कश्मीरी पंडितों का दोहन किया, जो आज बदस्तूर जारी है। मतलब इससे 2 बातें बड़ा स्पष्ट हो गया कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर से पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जगमोहन राज्यपाल नहीं थे। उनकी नियुक्ति 20 जनवरी को, ये रिकॉर्ड में है, आप गूगल कर सकते हैं, आप आरटीआई में जवाब मांग सकते हैं, ये कोई दत्तकथा नहीं है। वो 20 को गए और 20 को वहां पर जहाज से उतरने के बाद एयरपोर्ट से आगे रास्ता डिस्टर्ब कर दिया गया था। वो 21-22 तक एयरपोर्ट पर ही रुकने पर मजबूर हुए। वो 22 उसको जाकर के सत्ता संभाला और उसके बाद वहां की स्थिति को कंट्रोल किया और पलायन हुआ। ये थी सच्चाई। इसमें लोगों को मिर्ची लगने के बाद ये बात तो पूरी उठ गई है। तो अब लोग कश्मीर फाइल पर विवाद नहीं खड़ा करना चाहते, क्योंकि अब उनको पता है कि अब ये सोशल मीडिया पर ये पूरा आग की तरह से फैल जाएगा, जैसे जंगल में आग फैलती है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी को सदन में ये मांग करना पड़ा कि सोशल नेटवर्किंग साइट को बंद किया जाए, क्योंकि इससे गलत सूचनाएं जाती हैं और लोगों को गुमराह होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चल गया, आपको भी पता चल गया, मेन मीडिया ये समाचार को बताएगा ना बताए। आज आप ये बात जान लीजिए कि अगर कश्मीर फाइल फिल्म नहीं बनती तो आज का युवा पीढ़ी को तो पता नहीं होता कि वहां पर हुआ क्या था और क्या क्या हुआ था, क्योंकि फिल्म बहुत आसान माध्यम है लोगों को मैसेज कन्वे कराने का, क्योंकि वो विजुअल के रूप में देखते हैं तो दिमाग में छपना आसान और हो जाता है और सदिल हो जाता है। आज लोग ये जान करके बड़ा हैरान है कि आज 30-32 साल हो गए कश्मीरी पंडित अपने ही घर में बेघर हो करके रिफुजी की तरह से जीवन जी रहे हैं, लेकिन कोई सरकार उसके वापसी पर कहीं कोई विचार नहीं की। ये सरकार आई है, इनको भी 7 साल हो गया काम करते हुए, लेकिन 7 साल में वो 70 साल का पुराना कलंक तो उन्होंने मिटा दिया। जिसको कहा जाता था कि कश्मीर से धारा 370 छू के तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा कि छूने की जरूरत नहीं, उसको हटा के ही देखेंगे, और उन्होंने हटा दिया। आज इसको कई साल बीत गए, कहीं कोई विरोध प्रदर्शन, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। जो जो लोग इसमें नुकसान करते, आग में घी डालते, उन सबको बिहाइंड द बार कर दिया था, नजरबंद कर दिया था, गिरफ्तार कर लिया था। सबकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अपनी जान बचाए, अपनी राजनीति बचाए या आम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़े।
आम कश्मीरियों के लिए उन्होंने तो कभी लड़ना नहीं चाहा, क्योंकि आम कश्मीरी धारा 370 से दुखी था, परेशान था, और वो छटपटा रहा था कि इसमें कोई सरकार तो आके बदल ले, क्योंकि जनता के हाथ में तो कुछ होता नहीं वोट के अलावा, और जनता वोट दे देती थी और वोट रहने के बाद नेता उससे मजा लेते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। आज स्थिति है कि 370 हटाई गई और लोगों को खुल करके सांस लेने का मौका मिला। अगर 70 साल में 370 हटा है तो हम उम्मीद करते हैं कि अगला 2-4 सालों में, महीनों में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन का पुनर्वापसी होगा अपने घर में, और वो फिर सह सम्मान अपने घर को रहेंगे। वो बेशक उन लोगों ने अपनी दुनिया बसा ली है, अपना परिवार बना लिया है और अब उनका मन लग गया है। बहुत से कश्मीरी पंडितों का लड़ने तो कश्मीर कभी देखे नहीं, उनका तो जन्म ही टेंट में हुआ और उनकी जवानी टेंट में बीत गई। कई बच्चे तो जन्म लेके जवान होके खुद बाल बच्चेदार हो गए, उन्हें तो कश्मीर के विषय में कहानी ही सुना होगा। लेकिन फिर भी अपनी रूट से बड़ा प्यार होता है। आज भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जब मुझे अपने गांव जाना पड़ता है तो फिर उधर से आने का मन नहीं करता। ये रूट के प्रति अपना समर्पण है, रूट के प्रति अपना प्यार है। तो मैं समझ सकता हूँ कि कश्मीरी पंडितों को भी अपने रूट से प्यार होगा और उनको अपने रूट से सम्मान और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने की इच्छा होगी। नरेंद्र मोदी की सरकार है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दिन भी आएगा। जब तक न आए तब तक आप इस सच्चाई को पचाइए और इस बात पर जोर देकर सोचिए कि ये तो एक कश्मीर फाइल थी, हमारे देश में और कितनी फाइलें हैं जिससे हमको अवगत नहीं होने दिया गया है। बस अपने से यही पूछते रहिए और अपने हुक्मरानों से पूछिए, सच्चाई आपके सामने होगी। आप सब पर किसी तरह की आपदा विपदा और पलायन जैसी स्थिति ना आवे, ऐसी मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और होली की हार्दिक शुभकामनाएं।